नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं सी। पिछली क्लास में हमने हिंदू यूनानी कुषाणों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जाएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे उनके प्रमुख शासकों के बारे में। तो गुप्त आए थे जो 4 से 6वीं शताब्दी के बीच को जो काल था वो गुप्तों का काल माना जाता है। और सबसे पहले जो गुप्तों ने शासन किया था वो यूपी और बिहार के क्षेत्र पर किया था। तो आपको पता है सबसे पहले जो भारत का एकीकरण किसने किया था? मौर्यों ने किया था। मौर्यों ने सबसे पहले एक बार संपूर्ण भारत को इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो मौर्यों के बाद जब भी जो भी कोई था जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था वो थे गुप्त। तो आपको पता है कि मौर्यों के बाद भारत कहीं कहीं छोटे छोटे भागों में बट जाता है, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। और छोटे छोटे भागों में बटने के कारण विदेशी जो सत्ताएं थी उनको भारत में आने का निमंत्रण मिलता है और वो कुछ विदेशी साम्राज्य भी भारत में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे होता है। तो कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य था जो पहले जो कुषाण थे उन्हीं के सेना में काम किया करते थे। तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहले कुषाणों की उसमें काम किया, बाद में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। जो सबसे पहले इन्होंने जो राज किया था वो बिहार और यूपी के क्षेत्र पर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले परिचय की बात करते हैं। तो परिचय की बात करें तो मौर्य वंश के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ विदेशी शासकों का भारत पर आक्रमण होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य होता है वो होता है गुप्तों का साम्राज्य। तो गुप्त का साम्राज्य शुरू होता है और इनका शासनकाल कब था? इनका शासनकाल 34 से 6वीं ईस्वी में के बीच में इनका शासनकाल माना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इनका उदय कैसे हुआ। तो इनके उदय के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो कहा जाता है जो गुप्त थे पहले कुषाणों की सेना में काम किया करते थे। पहले कुषाणों की सेना में काम किया करते थे। पहले ही कुषाणों की सेना में काम किया करते थे। और इनका जो वंश था इनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ बोलते हैं शूद्र थे, कुछ बोलते हैं वैश्य थे। तो इनका कोई निश्चित नहीं है। तो कुछ जो ज्यादातर इतिहासकार जिस बात पर सहमत हैं वो है वैश्य थे कि गुप्तों को वैश्य और शूद्रों का वंशज माना गया। शूद्रों का वंशज कहा जाता था। अब हम देखते हैं जो गुप्त साम्राज्य की या फिर गुप्ता एम्पायर की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है। तो हम देखते हैं कुछ साहित्यिक स्रोत है। तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी में कुछ साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में जो प्रमुख है वो है प्रयाग प्रशस्त। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में जो प्रमुख हैं साहित्य है उनमें से प्रमुख जो है देवचंद्र गुप्त, मुद्रा राक्षस की कथाएं, कामसूत्र और कुछ कालिदास की रचनाओं से गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। और कालिदास की रचनाएं, जो प्रमुख साहित्य है वो है देवचंद्र गुप्त, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कुछ कालिदास की रचनाएं जहां से
गुप्त काल के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख लेख के बारे में जो गुप्त साम्राज्य, जहां से गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो लेखों से ही मिलती है। और वो कौन सा लेख है जहां से सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है? वो है प्रियाग प्रशस्त। प्रियाग प्रशस्त है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने रचना जिसकी हरिसेन ने की थी, और किसके काल में की थी? समुद्रगुप्त के काल में की थी। जिसकी रचना समुद्रगुप्त के काल में की थी। और प्रियाग प्रशस्त पे क्या लिखा है? प्रियाग प्रशस्त पे समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य है उनके राजाओं के बारे में लिखा है, एक एक क्रमबद्ध तरीके से। और जो संस्थापक की जानकारी है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की जानकारी है, वो भी प्रियाग प्रशस्त से मिलती है। और भी कुछ है जिसमें रोताभिलेख और कुछ ताम्रपत्र और मोहरें, जो मोहरें होती है, मुद्राएं, उनके ऊपर भी कुछ अंकित हुआ करता था, जिनसे किसी साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है। तो मुद्राओं के बारे में देखते हैं। तो मुद्राएं मिलती है जिनपे लिखे लेख मिलते हैं। मुद्राओं पे लिखे जो लेख होते हैं उनसे भी बहुत सी जानकारी मिलती है। एक मुद्रा थी जिनपे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक वीणा में निपुण कलाकार थे, जिनको वीणा बजाना बहुत पसंद था। और मुद्राओं से जो स्वर्ण की मुद्रा, जिससे सोने की क्वालिटी या फिर चांदी मुद्रा की क्वालिटी घटती या बढ़ती जाती थी, उससे हमें आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता था। तो किसी भी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में कैसे पता चलता है? इनकी मुद्राओं से पता चलता है। और मुद्राओं से कैसे पता चलता है? जिस तरह मुद्राओं की क्वालिटी घटती जाती है और या बढ़ती जाती है, जैसे सोने की मुद्रा है 24 कैरेट में यदि सोने की मुद्रा होगी तो वो एक धनाढ़ क्षेत्र होगा, यदि सोने की चांदी की मुद्रा है तो वो उससे थोड़ा कम होगा, कम धनाढ़ क्षेत्र होगा। और वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में मुद्राओं से पता चलता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख शासक संस्थापक कौन था और इसके कुछ प्रमुख शासक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्ता एम्पायर के संस्थापक के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। प्रियाग प्रशस्त में बस इनके संस्थापक के बारे में जानकारी मिलती है, और कुछ ज्यादा विस्तृत जानकारी गुप्त काल के संस्थापक के बारे में नहीं मिलती है। और गुप्त काल के संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। जो पहले संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त से हैं बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक है गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? कई बार ये भी पूछा जाता है श्रीगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। इनके बारे में जानकारी प्रयाग स्थित प्रयाग प्रशस्त लेख से, प्रयाग प्रशस्त लेख से मिलती है। और प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना की थी हरिसेन ने। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त के बारे में और की विजयों के बारे में लिखा गया है, और बताया गया है किस तरह समुद्रगुप्त ने कौन कौन से राजाओं को पराजित करके गुप्त वंश का विस्तार किया था। श्रीगुप्त के बारे में दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला संस्थापक थे, कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। और उनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इनके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्त की। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ने के बाद एक बार आप जाके एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, जिससे आपको एक समझ बनेगी और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके 11th की या 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़े। तो श्रीगुप्त का जो कार्यकाल था, श्रीगुप्त का कार्यकाल था 240 से 280 एडी मतलब ईस्वी। अब हम देखते हैं दूसरे शासक के बारे में। जो गुप्त साम्राज्य के दूसरे शासक थे उनका नाम था घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त। इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, वो है सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में महाराज की उपाधि किसने हासिल की थी? तो महाराज की उपाधि और इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो इनका कार्यकाल था 280 से 319 ईस्वी। तो हमने दो शासकों के बारे में पढ़ा। तो पहले थे संस्थापक श्रीगुप्त, जिनके बारे में संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, और इनका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी था। और इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें प्रयाग लेख से, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और दूसरा था घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त का शासनकाल था 280 से 319 ईस्वी। और जो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में जिसने महाराज की उपाधि हासिल की थी वो थे घटोत्कच गुप्त। तो महाराज की उपाधि हासिल किसने की थी? घटोत्कच गुप्त के बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसका शासनकाल 319 से 325 एडी तक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से ही गुप्त साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था, जिससे श्रीगुप्त और घटोत्कच के समय जो गुप्त साम्राज्य था वो बहुत ही लिमिटेड था, जिसमें यूपी और बिहार के क्षेत्र ही शामिल थे। और इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद शुरू होता है गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है संस्थापक किसको बोलते हैं? संस्थापक गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किसको कहते हैं? वो थे श्रीगुप्त। और जो वास्तविक संस्थापक जिसको कहा जाता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिनका शासनकाल क्या था? 319 से 325 ईस्वी। इन्होंने एक संवत चलाया था। संवत मतलब कैलेंडर चलाया था, जिसको हम गुप्त संवत बोलते हैं। गुप्त संवत चलाया। जब ये राजा बनते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जब ये राजा बनते हैं तो उन्होंने गुप्त संवत चलाया, कैलेंडर चलाया। महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की थी उन्होंने। उपाधि हासिल की थी उन्होंने। और इनके बारे में जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैवाहिक संबंध करके, इनको वैवाहिक संबंध करके साम्राज्य विस्तार किया था इन्होंने। तो इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करके लिच्छवी में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह कर साम्राज्य विस्तार किया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका शासनकाल था 319 से 325 ईस्वी। और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। कब चलाया था? जब ये राजा बने थे 319 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की थी इन्होंने, और लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करके
राज्य विस्तार किया था इन्होंने सबसे पहले। अब हम बात करते हैं इस गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शासनकाल 325 से 375 एडी था। इनका 50 वर्ष का शासनकाल था, बहुत ही लंबा शासनकाल था इनका। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है, एक विदेशी इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ नाम के विदेशी इतिहासकार है, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का और जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है, जो सबसे सारी जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में मुख्यतः कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्त से। तो प्रयाग प्रशस्त से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और प्रयाग प्रशस्त किसने बनाया था? मैंने अभी बताया था आपको, हरिसेन ने लिखा था और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित था। और हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी। समुद्रगुप्त का दरबारी था। और जो प्रयाग प्रशस्त में है वो क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्त में ये लिखा है कि किस तरह समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं को पराजित करके अपना राज्य विस्तार किया था। तो नॉर्थ में जो आर्यवर्त थे उनको पराजित किया था, और दक्षिण में 12 राजाओं को पराजित किया था। तो प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त द्वारा 9 राजाओं को पराजित करने पर राज्य विस्तार का वर्णन है। तो प्रयाग प्रशस्त में क्या लिखा है? समुद्रगुप्त के द्वारा 9 आर्यवर्त के राजाओं को हराकर राज्य विस्तार का वर्णन है। और एक मुद्रा या सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते देखा गया है। गुप्त को वीणा बजाते देखा गया है। जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा कला से निपुण थे और उनको वीणा बजाना पसंद था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुप्त साम्राज्य के राजा को वीणा बजाते देखा गया है? वीणा बजाते किसको देखा गया है? समुद्रगुप्त को देखा गया है। और प्रयाग प्रशस्त जो अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त को कविराज कहकर भी संबोधित किया गया है। तो कविराज भी कहा गया है। किनको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। तो हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त के बारे में क्या पढ़ा? कि इनका शासनकाल था 325 से 375, 50 वर्ष का इनका शासनकाल था। और फिर उनके बारे में विंसेंट स्मिथ से एक विदेशी इतिहासकार है जिन्होंने कहा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्या है। इनके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्त ने अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और प्रयाग प्रशस्त में क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त के साथ आर्यवर्त के 9 राजाओं का युद्ध और उनके पराजय के बारे में का वर्णन किया गया है।
और एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया है। तो वीणा बजाते हुए देखा गया है सबसे पहले वो थे समुद्रगुप्त। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक कला प्रेमी व्यक्ति थे जिनको वीणा बजाना बहुत पसंद था, और समुद्रगुप्त कविताएं भी लिखते थे, इसीलिए इनको कविराज कहकर भी संबोधित किया गया है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिनका जो शासनकाल था वो 375 से 410 एडी था। तो समुद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 लोगों की एक सभा रहती थी, इनको 9 रत्न बोलते थे। 9 रत्न रहते थे। नौ रत्न मतलब 9 लोगों की एक सभा, जिसमें अलग अलग कवि ब्राह्मण वगैरह अलग अलग लोग रहते थे, जो 9 लोग थे जिनको 9 रत्न कहा गया है। और विदेशी यात्री फाहियान जो था वो समुद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। विदेशी यात्री या फिर चीनी यात्री, ये विदेशी यात्री कौन था? चीनी यात्री था, जिसका नाम था फाहियान सबसे पहले भारत में फाहियान चंद्रगुप्त के समय आया था। गुप्त के समय आया था। तो 2 चीनी यात्री आए थे, फाहियान और हेनसांग। तो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय आया था और फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और दोनों ही चीनी यात्री थे। इनके लेखों से भी गुप्त एम्पायर के बारे में पता चलता है। फाहियान और हेनसांग बल्कि वो वर्धन वंश काल में आया था, लेकिन इससे उनके लेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। अब सुमेहरा लोहा स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाई थी। और ये कहां स्थित है? कुबत इल मस्जिद में। कुबत कुल स्मारक मस्जिद में तो मेहराल लोहा स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाई थी। और कहां करवाई थी? कुबत कुल स्मारक मस्जिद में करवाई थी। अब हम बात करते हैं अगले गुप्त शासक के बारे में, जिनका नाम था कुमारगुप्त। तो अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। अगले शासक हैं कुमारगुप्त, जिनका जो शासनकाल था वो 415 से 455 एडी माना जाता है। और इनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं, तो 2 बातें इनके बारे में प्रमुख है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का सबसे बड़ा एक शिक्षा का केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। और जो दूसरा इनसे प्रमुख क्वेश्चन है, वो सबसे पहले हुणों पे जो आक्रमण था
वो कुमारगुप्त के समय हुआ था। प्रथम सर्वप्रथम हुणों पर आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ था और इसने अपने बेटी सकंदगुप्त को भेजा था आक्रमण के लिए। तो कुमारगुप्त से दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। सबसे पहले हुणों पर आक्रमण किसने किया था? कुमारगुप्त के समय हुआ था। और किसने किया था? अब उस कुमारगुप्त के बेटे सकंदगुप्त ने। अगला शासक है सकंदगुप्त, जो कुमारगुप्त का बेटा था, जिसका शासनकाल था 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। तो अगला शासक है सकंदगुप्त, जिनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी। तो सकंदगुप्त कुमारगुप्त सकंदगुप्त के समय आते हुए गुप्त साम्राज्य ढलने लगा था। गुप्त साम्राज्य का शासन काल बिखरने लगा था और छोटा होने लगा था। तो सकंदगुप्त के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछाते हैं। तो जो एक क्वेश्चन वो जो पूछा था वो क्या? हुणों को पराजित किसने किया था? सकंदगुप्त ने किया था। हुणों को पराजित किया था किसने किया था? सकंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील का पुनर्जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सकंदगुप्त ने करवाया था। अब जो अगले प्रमुख शासक है वो है भानुगुप्त। अगले प्रमुख शासक कौन है? वो है भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में एक प्रमुख बात है, अरण अभिलेख था। अरण अभिलेख के बारे में जानकारी सबसे पहले जो अरण अभिलेख के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है? वो मिलती है सती की। सती प्रथा की जानकारी। अरण अभिलेख किसके समय बनाया गया था? भानुगुप्त के समय बनाया गया था। और किसने स्थापना करवाई थी? भानुगुप्त ने करवाई थी, जिससे सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी मिलती। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, सत्य प्रथा की जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है? तो है अरण अभिलेख के। अब इसके अंतिम शासक के बारे में बात करते हैं। इसके अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। जो अंतिम शासक थे वो कब थे? अंतिम शासक इनका कब तक था? 550 ईस्वी तक था। और वो कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को किसने मारा था? विष्णुगुप्त का इसी के एक मंत्री थे, जिन्होंने बाद में जाके वर्धन वंश की स्थापना करी थी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा गुप्ता एम्पायर के बारे में, गुप्ता एम्पायर की उदय कैसे होता है और कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, गुप्ता वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो फिर हमने इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा, इसके संस्थापक पढ़े, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। और फिर जो हमने पढ़ा लास्ट में इसके अंतिम शासक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर। और अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखनी तो जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक पुरानी वाली वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। धन्यवाद।